सीधे रुख कर लेते हैं। जो मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं उनका परिचय करवा देते हैं। सिद्धार्थ शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और अनिल वाजपेयी जी हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और निरंजन पोद्दार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत, आप लोगों का इस्तकबाल, वेलकम। निरंजन पोद्दार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन जी, बस मार्शल का मुद्दा क्या वाकई इतना क्रिटिकल है? उनकी नियुक्ति, उनको रखना है नहीं रखना है, या जबरन दांवपेच लगाकर उसको क्रिटिकल बनाया जा रहा है? देखिए धर्मराज जी, निश्चित रूप से आप इस चीज को समझिए कि जो दिल्ली की राजनीति है वो दिल्ली की राजनीति दंगल के रूप में काम कर रही है। क्योंकि जैसे अभी सिद्धार्थ जी ने कहा, एक बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी, लेकिन वास्तव में ये है कि जैसे होता ना मनसा वाचा कर्मणा, उनकी बोलना कुछ करना कुछ, तो वो वाली चीज है। मैं इन्होंने एक बात कही, उस बात से मैं 100% सहमत हूं कि जब तक आप चुनाव में रहते हैं तब तक आप किसी पार्टी के नुमाइंदे हैं। जब आप चुनकर के आ जाते हैं उसके बाद में आप भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या ये तमाम सारे के सारे टैग हट करके और आप एक जनता के नुमाइंदे हो गए, आप जनता के प्रतिनिधि हो गए, और जनता के लिए आपको काम करना चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की स्थिति, आपको इसीलिए मैं बता रहा हूं धर्मराज जी, दिल्ली की जो स्थिति है वो इसीलिए दिल्ली दुर्गति का शिकार हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज हो रही है वो केवल और केवल एक, जिसको कहते हैं, राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो जा रही है। अब इसके लिए कौन दोषी है, तो आपको मैं इस चीज के लिए मेरा जितना मूल्यांकन है, जितना मैं समझ रहा हूं, अगर आज हम बस मार्शलों की भी बात करें तो इसके अंदर जो, जिसको कहते हैं ना कि एक नाबालिग राजनीति, या यूं कहें कि राजनीति की जानकारी है नहीं और बखानने के अंदर हम सबसे ज्यादा, तो वो वाली स्थिति है। क्योंकि जिस तरीके से बस मार्शलों के मामले में जितना मेरा अध्ययन है, जितना मैंने देखा है, देखिए जैसे ही इनकी नियुक्ति की थी तो इनकी नियुक्ति के लिए सरकार की जो एक परंपरागत जो प्रक्रिया है हमारे संवैधानिक तरीके से, उसका एक विभाग बनाना चाहिए। विभाग बनाने के बाद में उसकी कुछ जो उसकी योग्यताएं हैं वो योग्यताएं निर्धारित करना चाहिए कि भाई उस आदमी की शारीरिक योग्यता ये होगी, उसकी शैक्षणिक योग्यता ये होगी, उसकी ये अनुभव की योग्यता ये होगी। ये सारी की सारी किसी भी नौकरी, एक चपरासी के लिए भी ये जो योग्यताएं हैं ये निर्धारित होती हैं धर्मराज जी। तो वो योग्यताएं निर्धारित होनी चाहिए। उसके बाद में आपको बैठ करके पूरा का पूरा विभाग, और हमारे यहाँ संवैधानिक रूप से जब भी कोई किसी को शक्ति दी जाती है, किसी को, जिसको कहते हैं, सेवा में लिया जाता है, तो उसकी एक जिम्मेदारी तय की जाती है कि भाई इस जितनी शक्ति है उस शक्ति को संतुलित करने के लिए, उसके लिए उसका चेक एंड बैलेंस करने के लिए उसकी जिम्मेदारी भी तय की जाती है। तो मार्शलों की ये शक्तियां हैं, ये इनकी जिम्मेदारियां हैं। ये सारी की सारी चीजें एक विभागीय रूप से इसका पूरा का पूरा एक बंडल बनाने के बाद में, और इस चीज की एक, जिसको कहते हैं, वैकेंसी निकाल करके विधिवत रूप से इसकी एक नियुक्तियां हो, और उसके बाद में वो सारी की सारी प्रक्रियाएं हो, उसके बाद में उनका पीएफ हो, उनकी ग्रेच्युटी हो, उनकी पेंशन हो, उनकी तमाम जो नौकरी के दौरान और नौकरी के बाद की सारी चीजों का आपको एक पूरा का पूरा एक निर्धारण करना पड़ता है। लेकिन वास्तविकता जानते हैं क्या है कि एक जैसे ही कोई योजना दिमाग में आई और उसको लागू कर दिया। एक उदाहरण के लिए छोटी सी बात बता रहा हूं, जैसे आपने देखा होगा कि अभी आतिशी ने जैसे ही मुख्यमंत्री बनी, मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने एलजी से अपने लिए आईएएस मांग लिया, और उसके बाद में वो फाइल 2 दिन बाद में इनको वापस लेनी पड़ी क्योंकि प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी। इस वजह से उनको वो ऑर्डर अपना वापस लेना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन प्रक्रियाओं की जानकारी करके, उन प्रक्रियाओं के तहत भर्ती करके, और उसके बाद में सारी की सारी चीजें करनी चाहिए। क्यों केवल आप ये सोच रहे होंगे धर्मराज जी कि बसों के अंदर मार्शल लगाने से आप ये समझ लीजिए 10,000 लोगों को रोजगार की, ये केवल रोजगार की स्कीम नहीं है। ये स्कीम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज की तारीख में जिस तरीके से दिल्ली की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से बाहरी दबाव, यानी कि यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट है, उसके बाद में दिल्ली के अंदर बाहर से भी लोग जो रोज जो लाखों लोग दिल्ली में आते हैं, तो इस तरीके से दिल्ली के अंदर आज दिल्ली पुलिस की एक सीमाएं हैं, उसके पास सीमित स्टाफ है, और उसके बाद में जिस तरीके से अब नई विद्याएं, नए तरीके, नई टेक्निक अपराधी इजाद कर रहे हैं, और बसों के अंदर भी जिस तरीके से महिला उत्पीड़न की अनेक घटनाएं हुई हैं, वो तो उनके लिए जिस तरीके से, अगर दिल्ली पुलिस का मान लीजिए एक सहयोगी, अगर कोई मार्शल या होम गार्ड या
सिविल डिफेंस या किसी भी तरीके से एक मैकेनिज्म बनता है, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के अंदर एक आम आदमी राहत की सांस लेकर के अपने आप को संतोष महसूस करेगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि उसके बाद में जब दिल्ली और एलजी की कहानी यह है कि एलजी दिल्ली के गार्जियन है, और गार्जियन का काम क्या होता है कि जो भी चीजें संवैधानिक रूप से प्रक्रिया के तहत अपनाई हुई होती है उन सारी चीजों को तो ठीक है, और जो चीज प्रक्रिया के तहत नहीं अपनाई हुई होती है वहां जाकर के वो रेड मार्क लगा देते हैं। रेड मार्क लगाने के बाद में धर्मराज जी 30 सेकंड और दीजिएगा, रेड मार्क लगाने के बाद में जिस तरीके से इनका मार्शलों का वेतन रुका, आपको पता ही है कि 5-5 महीने 6-6 महीने से इनका वेतन रुक गया। वेतन रुकने के बाद में एक आम व्यक्ति क्या करेगा, उसने प्रदर्शन किया, प्रदर्शन करके सीएम हाउस के सामने जब प्रदर्शन हुआ तो पार्टी नाराज हो गई और सीएम साहब ने जो है इसको भंग करने का एक उस टाइम अरविंद जी सीएम थे, उन्होंने इनको रद्द करने का, इस योजना को रद्द करने का एक लेटर लिख दिया। तो कहने का तात्पर्य चलिए ठीक है सर, जब चुनाव ठीक है। निरंजन पोद्दार जी, अब आप बताइए सर, क्या आपका कॉन्ट्राडिक्शन था सिद्धार्थ जी की बातों से? देखिए धर्मराज जी, थोड़ा सा आश्चर्य होता है जब सिद्धार्थ जी जैसे पढ़े लिखे और विद्वान, मैं इनको कुछ चुनिंदा विद्वान प्रवक्ताओं में से एक समझता हूं, लेकिन ये जिस तरीके की बातें कर रहे थे बड़ी हास्यास्पद लग रही थी। मैं ये बात कह रहा हूं क्यों, उसका मेरे कुछ प्रश्न है। मुझे एक बात बताइए, आपने बस मार्शलों की नौकरी लगा दी, आप ये बता सकते हैं वो स्थायी नौकरी थी या अस्थायी नौकरी थी? पहली बात। दूसरी बात, वो दिल्ली सरकार के कौन से विभाग के अंदर वो काम कर रहे थे, आप बता सकते हैं? उसके अलावा 10,000 लोग जो आपने नियुक्त किए, हर एक जो भी सेवा विभाग है धर्मराज जी, उसके अंदर ऊपर से नीचे तक सारा का सारा एक मैकेनिज्म होता है, एक सिस्टम होता है कि जैसे दिल्ली पुलिस की बात करें तो कमिश्नर है, उनके साथ स्पेशल कमिश्नर है, उनके नीचे ज्वाइंट कमिश्नर है, उनके नीचे डिप्टी कमिश्नर है, उनके नीचे असिस्टेंट कमिश्नर है, उनके नीचे एसएचओ है, उनके नीचे सब इंस्पेक्टर है, फिर हेड कांस्टेबल है, फिर कांस्टेबल है। इस तरीके से पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म होता है। आप मुझे एक बात बताइए, इन बस मार्शल की अगर कहीं शिकायत मिलती है तो किससे शिकायत की जाए? या बस मार्शल कहीं पर प्रताड़ित होता है तो वो अपने किस व्यक्ति को जाकर के शिकायत करेगा? कोई मैकेनिज्म, कोई विभागीय, उसकी कोई विभागीय परिचालन बनाया था कि ये इनका डीजी है, ये इनका एजी है, ये इनका डीआईजी है, ये इनका डिप्टी है? कोई कुछ बना था? नहीं बना था। अगर कोई बस मार्शल अगर मान लीजिए किसी आपराधिक गतिविधि में अगर शामिल होता, उसकी जवाबदारी कौन लेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और जब इनसे ये चीज मैंने कही कि हर एक चीज की एक प्रक्रिया होती है, उसका पूरा का पूरी एक संरचना होती है, तो ये आगे जयशाह जी के ऊपर, विजय शाह जी के ऊपर आप ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे आपने देखा होगा वो बिहार के अंदर वो एक अरविंद बाजी है, उसको 2 लाख रुपए लेकर किसी ने आईपीएस की नौकरी बांट दी और वो थाने में ज्वाइन करने के लिए चला गया। आपने देखा होगा वीडियो जो वायरल हो रहा था। तो ये आप उस तरीके की नौकरियां बांट रहे थे क्या कि भाई जाकर के आईपीएस लग जाइए भी आप वहां पे जाकर के? तो इस तरीके की बातें सरकारों में नहीं होती। ये देखिए, ये आपके और हमारे मनोरंजन के लिए बातें हो सकती हैं कि जयशाह जी को बीसीसीआई का चाहे चेयरमैन लगे, बीसीसीआई का चाहे सचिव लगे, बीसीसीआई का चाहे मेंबर लगे, हर एक चीज की एक प्रक्रिया है, उसका एक तरीका है। और उसी तरीके के तहत चाहे जयशाह जी बेशक अमित शाह जी के प्रभाव क्षेत्र से आते हो, मैं ये नहीं कहता कि भाई वो अपने पापा का प्रभाव उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया होगा, किया होगा, लेकिन प्रक्रियाएं और मानक पूरा करके ही आते हैं। वरना आपको बताऊं सिद्धार्थ जी, जरा सी चीज के ऊपर लोग कोर्ट चले जाते हैं। एक चपरासी की नौकरी को भी लोग कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं कि इसने फलानी प्रक्रिया का पालन नहीं किया, इसने ये फलाना सर्टिफिकेट गलत लगा दिया है, इससे ओबीसी का सर्टिफिकेट। तो कहने का तात्पर्य ये, आप इस तरीके की हल्की बातें कैसे कर सकते हैं? मेरे को तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है ये बात। चलिए सर, मैं आपने एक बात रेस की है तो इसमें एक पॉइंट जरूर आता है। मैं चाहूंगा कि निरंजन जी ने एक बात कही कि कुछ लूप होल्स थे जिसका कहा कि वो कुछ करेंगे तो उसकी शिकायत कहां होगी, जैसे 2-3 बातें उन्होंने पॉइंट आउट की। तो ये तो एक सुधारात्मक प्रक्रिया होती है और ये तो कोई फुल फ्लेज नौकरी नहीं थी। एक होता है कि फुल फ्लेज नौकरी और एक होता है जो इधर दिल्ली और हरियाणा की तरफ कहते हैं कच्ची नौकरी, पक्की नौकरी। एक मिनट रंजय, तो क्या ये चीजें बेहतर तरीके, इसको तो आगे जी 10 सेकंड। हाँ, इसके अंदर आपको एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बस मार्शल मतलब एक सुरक्षा कर्मी है और सुरक्षा कर्मी की जो जिम्मेदारी होती है वो अपराध मैं समझ गया सर, ये उसी तरीके से आप थोड़ी ठीक है, आप पूरी तरीके से नहीं, एक उत्तर प्रदेश का जवान और एक उत्तर प्रदेश का होमगार्ड, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ शर्मा जी, अनिल वाजपेयी जी, जय किशन जी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनिता चौधरी जी, निरंजन पोद्दार जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।